नमस्कार। साहित्य, संगीत और कला के इस मंच सानिध्य में आप सभी का स्वागत है। सानिध्य लंदन 2003 में स्थापित किया गया था, पर कोविड महामारी के चलते गत जुलाई से इस आभासी माध्यम के जरिए हमने दुनिया भर के कथाकारों, कवियों, रंगकर्मियों, सिनेकारों, संगीतकारों, नृत्यांगनाओं और विचारकों को मंच प्रदान किया है। आज के इस विशेष कार्यक्रम का विषय है हिंदी कविता में अनामिका अनु, इंदु सिंह, उपासना झा और तिथि दानी। तमाम आंदोलनों और विचारधाराओं से गुजरती हुई हिंदी कविता आज ऐसे मकाम पर है जहां नई पीढ़ी की कवयित्रियों ने स्त्री विमर्श को एक नई, जटिल और साहसिक अभिव्यक्ति दी है। एक दौर की समकालीन कविता में जिस स्त्री विमर्श की आहट गगन गिल, कात्यायनी, अनामिका और सविता सिंह की कविताओं में नजर आई थी, वही आज बबूशा कोहली, लवली गोस्वामी, उपासना झा, अनामिका अनु, इंदु सिंह और तिथि तानी जैसी रचनाकारों की पीढ़ी में सतत बदलते यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में अपने एक नए कलेवर, नए स्वर में मुखरित हो रही हैं। ये एक सुखद संयोग ही कहा जाएगा। आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रही हैं प्रतिष्ठित कवित्री डॉक्टर अनामिका। सानिध्य लंदन के लिए समय निकालने के लिए आपका हार्दिक आभार। आपका स्वागत है अनामिका जी। मुजफ्फरपुर बिहार में जन्मी अनामिका जी समकालीन हिंदी कविता की चंद सर्वाधिक चर्चित कवियत्रियों में शामिल की जाती हैं। साथ ही वह आधुनिक समय में हिंदी भाषा की प्रमुख कहानीकार और उपन्यासकार हैं। टोकरी में दिगंत कविता संग्रह के लिए उन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा उन्हें राजभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर सम्मान, साहित्य सेतु सम्मान, केदार सम्मान, शमशेर सम्मान, सावित्री बाई फुले सम्मान, मुक्तिबोध सम्मान और महादेवी सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। अनामिका जी अंग्रेजी साहित्य से पीएचडी हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्राध्यापक रही हैं। उनकी रचनाएं अगाध हैं। इनमें कविता, कहानी, उपन्यास के अलावा आलोचना, संस्मरण और महत्वपूर्ण अनुवाद भी शामिल हैं। और आज के इस विशिष्ट सत्र को प्रस्तुत कर रही हैं जबलपुर से हिंदी के वरिष्ठ आलोचक डॉक्टर स्मृति शुक्ल। पथरिया मध्य प्रदेश के जिला जिला दमोह में जन्मी स्मृति जबलपुर के मान कुंवर बाई कला महाविद्यालय में हिंदी की प्राध्यापक हैं। एक विशेष बात यह है कि स्मृति पिछले एक वर्ष से एक सुधी दर्शक और समीक्षक के तौर पर सानिध्य से जुड़ी हैं। कुछ समय पहले इन्होंने सानिध्य लंदन के पहले 10 सोपानों की गहरी समीक्षा की है, जो अंतरराष्ट्रीय प्रवासी पत्रिका अर्बनाल में प्रकाशित हुई है। इनकी प्रकाशित पुस्तकों में हिंदी साहित्य, कुछ विचार, निकष 32 और समय का अनजान पथिक है। स्मृति जी को कई पुरस्कार मिले हैं, जिसमें शामिल है मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी साहित्य कुछ विचार के लिए नंद दुलारे वाजपेयी आलोचना पुरस्कार और प्रतिष्ठित प्रभाकर श्रोत्रिय आलोचना पुरस्कार इनकी पुस्तक निकष 32 के लिए, और हाल ही में प्रकाशित समय का अनजान पथिक के लिए इन्हें हाल ही में प्रादेशिक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो बिना समय गंवाए आज के कार्यक्रम की बागडोर स्मृति शुक्ल को मैं सौंपता हूं। साथ ही एक बार पुनः स्वागत आप सभी उपस्थित लेखकों, सुधी कवियों और दर्शकों का। डॉक्टर अनामिका जी के अध्यक्षीय संबोधन के बाद सानिध्य लंदन के अध्यक्ष और मेरे सहयोगी शिवकांत अपनी टिप्पणी के साथ धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, और समय मिला तो उसके पूर्व हम कुछ विचार और सवाल भी लेंगे। स्मृति जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद ललित मोहन जोशी जी। जैसा कि अभी ललित जी ने बताया कि सानिध्य लंदन का यह 24वां संवाद कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम स्त्री रचना धर्मिता के लिए समर्पित है। यह कार्यक्रम विशिष्ट इसलिए है कि आज इसकी अध्यक्षता कर रही हैं हम सबकी चहेती
देश की ख्यातिलब्ध कवित्री, कथाकार, अनुवादक अनामिका जी। अनामिका जी के रचना धर्मिता के विभिन्न आयाम हैं और मुझे लगता है कि हर आयाम अपने आप में पूर्ण है। चाहे उनके आप उपन्यास पढ़ें, चाहे उनकी कविताएं पढ़ें, सबके केंद्र में स्त्री है। उनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, आज सब स्त्रियों की ओर से मैं उनको हार्दिक बधाई देती हूँ। अनामिका जी का व्यक्तित्व देखा जाए तो जितनी बौद्धिकता है उनमें, उतनी ही निष्कपट भाव प्रवणता, अतिशय संवेदनशीलता के रसायन से निर्मित बेहद सौम्य और आत्मीय व्यक्तित्व की वे धनी है। आज उनकी सरपरस्ती में सानिध्य लंदन का यह कार्यक्रम आयोजित है। 4 युवा कवित्रियां हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं उपासना झा जी, जो कि बिहार के समस्तीपुर से जुड़ी हुई हैं। अनामिका अनु जी, जो कि त्रिवेंद्रम से हैं। तिथि दानी यूके से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और साथ ही इंदु सिंह दिल्ली से हमारे साथ हैं। आज इस कार्यक्रम में देश के और देश के बाहर के बहुत सारे सुधी जन, साहित्यकार जन भी जुड़े हुए हैं। उन सभी का मैं सानिध्य की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आदरणीय विजय राय जी, कुसुम पंत जोशी जी, उत्तरा सुकन्या जोशी जी, देश के वरिष्ठ कवि जिनके 13 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिन्होंने पुरातत्व पर काफी काम किया है, ऐसे अशोक शाह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक शाह जी की खासियत ये है कि उन्होंने अपना सारा काम चुपचाप किया है। और मेरी जो आलोचनात्मक पुस्तक की बात अभी ललित मोहन जोशी जी ने की, उस पर पुरस्कार मुझे नहीं मिला है ललित जी, अभी वो किताब आई है। अब आपके मुंह से निकल गया कि पुरस्कार मिलेगा, मिला है तो हो सकता है कि मिले, ये आपकी शुभकामना है, ये धोखे से हो गया। पर ये आलोचनात्मक किताब अशोक शाह जी की संपूर्ण रचना धर्मिता पर केंद्रित है। मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार निकष 32 नाम की जो आलोचनात्मक पुस्तक थी, उस पर मध्य प्रदेश का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कविता एक आत्मगत अनुभूति है और इसका सीधा संबंध सृजनकर्ता की आंतरिक संवेदना से है। लेकिन सृजनकर्ता की जो ग्रहणशील चेतना है, उसमें सामाजिक सरोकार भी बहुत गहराई से जुड़े हुए होते हैं। और इस तरह यदि देखा जाए तो कविता की एक सामाजिक भूमिका भी निर्धारित होती है। कविता ही है जो सृजन को जीवन की लय से जोड़ती है। कविता ही है जो मनुष्य में संवेदनाओं का संचार करती है, उसे मानवीयता के उच्च धरातल पर ले जाती है और सत्य का संधान करती है। कविता के विषय में आदिकाल से बहुत सारे आचार्यों ने, सबने विचार किया है, पर मुझे आज यहाँ याद आ रही है अनामिका जी की पंक्तियां, जिन्होंने अपने कविता संग्रह अनुष्टुप की भूमिका से पंक्तियां में कह रही हूँ, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने लिखा है कि नैहर आई बेटी से माँ का जैसा अविरल अभंग सतत प्रवाहमान सहज हृदय संवाद होता है, कुछ वैसा ही संवाद कविता जन जन से करना चाहती है। घर के किसी कोने में अनादृत पड़े वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध अभिभावक की तरह कविता चाहती है लोगों के सूक्ष्म भाव तरंगों से जुड़ना, उनके सुख दुख उत्थान पतन से जुड़ना। और लोग उसे अभेद्य मानते हैं, अबूझ मानते हैं और अप्रासंगिक समझकर किनारा कर लेते हैं। और इस तरह कविता का संवाद अधूरा रह जाता है। पर आज मैं अनामिका जी से कहना चाहूंगी कि जो ललित मोहन जोशी जी हैं, उन्होंने जो ये आज कार्यक्रम आयोजित किया है, मुझे लग रहा है कि कविता का संवाद आज बिल्कुल भी अधूरा नहीं रहने वाला है। आज जितनी भी कवित्रियां हैं यहाँ अपनी कविताओं के माध्यम से हमसे संवाद करेंगी। मैं यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ अनामिका अनु जी को। जैसा कि मैंने बताया कि अनामिका अनु त्रिवेंद्रम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका अनु जी, अब देखिए ये भी एक संयोग है कि आज 2 अनामिका जी हैं, वरिष्ठ अनामिका जी और उनकी छोटी बहन अनामिका अनु जी। और
आपकी सरपरस्ती में वो कविता पाठ करेंगी। सबको अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पर हैं और सारी कवित्रियां अपना कविता पाठ करके एक निश्चित तौर पे प्रसन्नता की अनुभूति कर रही हैं। अनामिका जी का जो मुख्य विषय है शिक्षा का वो है बॉटनी। आपने स्नातकोत्तर उपाधि पूरे विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हुए स्वर्ण पदक के साथ हासिल की है। लिम्नोलॉजी में आपने पीएचडी उपाधि प्राप्त की और यहाँ भी आपको इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यदि देखा जाए तो आपकी उपलब्धियों की जो फेहरिस्त है वो काफी लंबी है। देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में, सभी पत्रिकाओं में, चाहे वो हंस हो, नया ज्ञानोदय हो, समकालीन भारतीय साहित्य, कादम्बनी, वागर, परिकथा, आजकल आपकी कविताएं प्रकाशित होती रही हैं। इसके अलावा जानकी पुल और समालोचन जैसे ब्लॉग पर भी आपकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। अनामिका अनु जी की एक बेहद मार्मिक कविता है जो उन्होंने माँ को केंद्र में रखकर लिखी है, माँ अकेली रह गई। बहुत ही ये कविता हम पढ़ेंगे तो वाकई लगता है कि हाँ, माँ कैसे अकेली रह जाती है और माँ कैसे जब सारे बच्चे चले गए हैं तो बटनों से खेलती है। और एक समय था कि हर माँ जो है पुराने कपड़ों से बटन निकाल के रख लिया करती थी कि कभी काम आएंगे, फिर उसको टांग लेंगे। तो वो बटनों से खेलती हुई माँ अपने बच्चों को याद कर रही है, बाबूजी के कुर्ते के बटन को देखकर बाबूजी को याद कर रही है। और इसी कविता पर उन्हें भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अनामिका अनु जी ने कई आकाशवाणी और दूरदर्शन पे कई बार कविता पाठ किया है, कार्यक्रमों का संचालन किया है। और आपकी एक बड़ी उपलब्धि है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के लिए आपने हिंदी में मेडिकल प्रदर्शनी की स्क्रिप्ट लिखी थी। अनामिका जी को मैं आमंत्रित करूंगी उन्हीं की एक पंक्ति, कविता की पंक्ति के साथ कि वो आए और अपनी कविताओं का पाठ करें। उनकी बेहद प्यारी सी कविता है जो उन्होंने मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री की समस्याएं उनकी कविताओं में आती है बहुत चुपके से, बहुत धीरे से। तो वो लिखती है एक कविता में कि जैसे तुम्हारी किताबों से झरते हैं विश्वविद्यालय। अब देखिए, पढ़ी लिखी स्त्री है जो कि बराबरी के दर्जे पे आ गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है समाज में आज भी। बहुत धीरे से वो बात कहती है कि तुम्हारी कविताओं से, तुम्हारी किताब से विश्वविद्यालय झरते हैं और मेरी किताब में बुनियादी स्कूल भी नहीं। और एक और कविता में सुनाना चाहूंगी। धर्म को ताक पर रख चुकी लड़कियां स्वयं पुण्य हो जाती हैं और बताती हैं पुण्य कमाने से नहीं, खुद को सही जगह पर खर्च करने से आता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ आज अनामिका अनु जी को कि वे अपनी रचनाओं का पाठ करें। नमस्कार। मेरी पहली कविता है एक उम्र खाली कनस्तर सी गुजार दी। वह मुझसे रूठा रहता है, वह मुझसे रूठा रहता है, खुद से भी नाराज है, खिड़कियों से आती धूप को सेकता और सहलाता है। वह मुझसे रूठा रहता है, खुद से भी नाराज है, खिड़कियों से आती धूप को सेकता और सहलाता है। कई मर्जों का घर है पर खुद के घर में बैठकर ही शाम गुजारता है। उसके सफेद बालों में मिल गए हैं सफेद रेशमी कई धागे। उसके बालों में मिल गए हैं सफेद रेशमी कई धागे। सीधा करते वक्त वो भूल गई मसनद के बालों से गुथे हैं 2 दशक बाद। दरगाह के धोखे पर जब बांधा था इनको, तब और ही रंग था इन धागों का। लैपटॉप पर चलती उंगलियां जो लिखती गई, लैपटॉप पर चलती उंगलियां जो लिखती गई, जमाने ने नज्म उसने हमेशा फतासी ही माना। कई सिलवटें ज्यों की त्यों परी हैं उसके गुजर जाने के बाद।
कई सिलवटें ज्यों की त्यों पड़ी हैं, उसके गुजर जाने के बाद कोई फिर से चादर बिछाने वाला नहीं आया। कई नारंगियां टपक कर गिरी हुई हैं, खेत के मेरों पर उन्हें बिनने वाला लापता है। कुछ पीली तितलियां आई हैं उतरकर पहाड़ों से, कुछ पीली तितलियां आई हैं उतरकर पहाड़ों से, पूछने तबीयत और बताने कि आगे मौसम नरम है। मैं खुद से गिन नहीं पाती तारीखें, मैं खुद से गिन नहीं पाती तारीखें, हर तारीख एक दूसरे पर लदी है, यादों में भीग कर भारी हुए दिन उठते नहीं। मैं खुद से गिन नहीं पाती तारीखें, हर तारीख एक दूसरे पर लदी है, यादों में भीग कर भारी हुए दिन उठते नहीं है मुझसे। मैं लौटना चाहती हूँ माँ के पास, वह आग में पकाकर बना रही है चटनी घिउरे की। मैं लौटना चाहती हूँ माँ के पास, वह आग में पकाकर बना रही है चटनी घिउरे की, वह गंध मुझे बेचैन कर रही है। मैं टटोलती हूँ डिब्बे, साबुत धनिया उसे भूनने भर से माँ फैल जाती है इस वीरान घर में। मिली थी एक दिन खुशी वह जिस अदब से मिली, मिली थी एक दिन खुशी वह जिस अदब से मिली, उस अदब की तलाश में एक उम्र यूं ही खाली कनस्तर से गुजारी। मेरी दूसरी कविता है मोनपा। ये मोनपा जनजाति पर लिखी गई है, जो अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है। मोनपा। वह मोनपा लड़की जो जानती है मैं वह देख रहा हूँ, अरुणाचल के पानी में डूब रहा है केरल। वह मोनपा लड़की जो जानती है मैं वह देख रहा हूँ, अरुणाचल के पानी में डूब रहा है केरल। थांगा पेटिक बनाती उस फुली आंखों वाली लड़की ने एक दिन बस यूं ही खिलाया था धूप का नूडल, और मन उन्हीं नूडलों में आज तक फंसा रहा। थांगा पेंटिंग बनाती उस फुली आंखों वाली लड़की ने बस एक दिन यूं ही खिलाया था धूप का नूडल, और मन उन्हीं नूडलों में आज तक फंसा रहा। पहक चटनी सी तीखी बातें करती वह लड़की अंदर से सोयाबीन भरी थी। पहक चटनी सी तीखी बातें करती वह लड़की अंदर से सोयाबीन भरी थी। जरा सी नरम बात नहीं उड़ेली कलेजा मोम कर लेती। एक याक, तीन सुअर, दो भेद तब ताक रहे थे मुझको। उसकी माँ अनभिज्ञ बनने का अभिनय करती रही, बिनती रही कालीन, मानो प्रेम में कर रही हो मध्यस्थता। झूठ कहते हैं सब लोग, मोनपा व्यापार में करते हैं मध्यस्थता। झूठ कहते हैं सब लोग, मोनपा व्यापार में करते हैं मध्यस्थता, प्रेम में करते हैं मैं जान गया था उस दिन। बांस की चूड़ियों से सजी हाथ में एक चटक लाल इंडी थमाया था। बारिश भी हुई थी, बुखार भी आया था। बांस का झुमका मेरे पास उसकी निशानी है, मेरी लिखी किताबों के बीच पुरस्कार सा पड़ा है। फरवरी का तीसरा हफ्ता लोसार था उस दिन। लोसार नववर्ष नवहर्ष। रस भरी लड़कियां पानी भरने गईं सज धज कर। रस भरी लड़कियां पानी भरने गईं सज धज कर। 8 शुभ चिन्हों से सजी दीवारें बोल रही थी। गरम छांव जौ के सत्तू से महक रहा था घर आंगन। कुएं पोखर पर जल रहे थे धूप दीप, बर्तनों के मुंह पर सूत बंधी थी। सब गए थे तवांग मठ, उसके लौटने से पहले मैं समेट चुका था खुद को। केरल में मंजारी के बीजों से सड़क पटी थी, शुष्क लाल बीजों पर दिल उकेरा था। 6 महीने में इडुक्की डूब गया। उस मोनपा लड़की का नेह सच्चा था और उसके आंसू अंतहीन। मेरी तीसरी कविता है मेरा जो भी है मैं देकर जाऊंगा। बच्चों, मैं पूरी विनम्रता खा चुका हूं, मैं तुम्हें बनावटीपन विरासत में देकर जाऊंगा।
बच्चों, मेरा जो भी है मैं तुम्हें देकर जाऊं। मैं विशेषज्ञ हूँ, मैं गंभीर अहम को पहनकर निकलता हूँ। बेवकूफ लगता है मुझे हर दूसरा व्यक्ति, मैं यही बेवकूफी तुम्हें देकर जाऊंगा। मैं विशेषज्ञ हूँ, मैं गंभीर अहम को पहनकर निकलता हूँ। बेवकूफ लगता है मुझे हर दूसरा व्यक्ति, मैं यही बेवकूफी तुम्हें देकर जाऊंगा। मैं अपने बढ़िया कपड़े भाषा पर पकड़ अपनी अकड़ देकर जाऊंगा। मैंने डस्टबिन में फेंक दी है सारी सहजता, सरलता और तरलता। मैंने डस्टबिन में फेंक दी है सारी सहजता, सरलता और तरलता। मैं तब तक ही गंभीर रहूंगा जब तक मेरा सम्मान होगा। मैं तब तक ही गंभीर रहूंगा जब तक मेरा सम्मान होगा। जरा सी ठेस पहुंचाई किसी ने, जरा सी ठेस पहुंचाई किसी ने, तब देखना मेरी मानसिक, वाचिक और शारीरिक हिंसा। मैं भीतर से पशु और बाहर से सलीकेदार आदमी। मैं भीतर से पशु और बाहर से सलीकेदार आदमी हूँ। मैं ये दोहरापन तुमको देकर जाऊंगा। मेरे बच्चों, मेरा जो भी है मैं तुम्हें देकर जाऊंगा। मैं छत पर से लॉन्च हुआ रॉकेट था, मैं छत पर से लॉन्च हुआ रॉकेट था, या टूटी झोपड़ी से फेंका भाला। क्या था से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या बना मैं। जो बना वह देकर जाऊंगा। बच्चों, मैं अपना सब कुछ तुम्हें देकर जाऊंगा। गली में रेप, लूट, दंगा होगा। खिड़की लगाकर दुबकना सिखा दूंगा। मैं तुम्हें अपनी पूरी कायरता देकर जाऊंगा। बगल में मर जाएंगे भूखे बच्चे, बगल में मर जाएंगे भूखे बच्चे। तुम चबाते रहना पूरी भुजिया, सूखे मेवे। मैं तुम्हें वो अव्वल दर्जे की निष्ठुरता देकर जाऊंगा। बगल में मर जाएंगे भूखे बच्चे, तुम चबाते रहना पूरी भुजिया, सूखे मेवे। मैं तुम्हें वो अव्वल दर्जे की निष्ठुरता देकर जाऊंगा। नग्न, मैली, कुचली औरतें और बच्चे कई बार दिखेंगे, देखेंगे तुमको। तुम अनदेखा कर ठीक करना अपना बनारसी और पतलून। मैं वो महान, निर्लज, निष्फिक्र परंपरा तुमको देकर जाऊंगा। बच्चों, मेरा जो भी है मैं तुम्हें देकर जाऊंगा। मैं दुनिया भर में पढ़ा जाता हूँ, मैं दुनिया भर में पढ़ा जाता हूँ। कई भाषा में अनुवाद हुआ है मेरे कहे लिखे का। इसी गुमान में जीवन भर फुला रहा हूं मैं, इसी गुमान में जीवन भर फुला रहा हूं मैं। और तुम में यही गुबार भर कर जाऊंगा। मेरा जो कुछ भी है तुम्हें देकर जाऊंगा। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा अनामिका अनु जी। तीनों कविताएं आपकी तीन अलग अलग रंगों की कविताएं हैं। वह मोनपाल लड़की एक आदिवासी स्त्री की आत्मा में, जैसे कि उसके हृदय की अतल गहराइयों में मानो आप उतर गई हैं। और मेरा जो है वो समाज में जो बनावटीपन है, जो दुमुहापन है, हम वही शायद देकर जाने वाले हैं अगली पीढ़ी को। ये कविता भी आपकी बहुत अच्छी है। और तीनों कविताओं पे टिप्पणी करने का अधिकार तो मेरा नहीं है, वो अनामिका जी का है। वो आपसे अपनी बात बाद में करेंगी। मैं अभी आमंत्रित करूंगी इंदु सिंह जी को। इंदु सिंह जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में जन्मी इंदु सिंह ने हिंदी साहित्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। 2 वर्षों तक लखनऊ विश्वविद्यालय में आप दूरदर्शन पर कई साहित्यिक कार्यक्रमों में कविता पाठ और कार्यक्रमों का कुशल संचालन आपने किया है। हिंदी की सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में परिकथा, लम्ही, उत्तर प्रदेश, वागर्थ, आलोचना में आपकी कविताएं, कहानियां प्रकाशित होती रही हैं। इंदु सिंह जी को देश विदेश में घूमना बहुत अच्छा लगता है, सामाजिक कार्यों में भाग लेना बहुत अच्छा लगता है। उनसे जब मेरी फोन पर बात हुई तो इतनी मधुर वो मुझे लगी। एक ही बार में जब उन्होंने बात की तो इतनी ऐसा लगा नहीं कि पहली बार में बात कर रही हूँ। इतनी आत्मीयता से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा, जो ये कोरोना काल चल रहा है, कि मेरी कोशिश रहती है कि मेरे आसपास मेरा जो परिचय का दायरा है उसकी
कि जब में आने वाले जितने भी लोग हैं उनकी मैं मदद कर पाऊं किसी न किसी तरह से, तो मैं ये काम करती हूँ। बिना किसी प्रचार प्रसार के वो अपना ये कविता लिखने के साथ जो कविता की संवेदना है उसको अपने जीवन में भी जीती है। मैं उनको उन्हीं की कविता की पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूंगी। ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जब कोई किसी के इंतजार में होता है, जब कोई किसी के इंतजार में होता है तो वह और कहीं नहीं होता है। इंतजार की दुनिया में फूलों से लदे कैक्टस पानी की सतह में तैरते हैं और दूर खिला कमल किसी के इंतजार में नहीं रहता, लोग उसके इंतजार में रहते हैं। तो अनामिका जी, हम सारे लोग सॉरी इंदु सिंह जी, हम सारे लोग आपके इंतजार में हैं। आप आए और अपनी कविताओं का पाठ करें। बहुत शुक्रिया आपका स्मृति जी। सबसे पहले मैं आदरणीय ललित मोहन जोशी जी का सादर अभिवादन करना चाहती हूँ कि आपने सानिध्य संवाद मंच के माध्यम से आप सभी सुधीजनों के समक्ष कविता पाठ का ये सुअवसर प्रदान किया। स्मृति जी ने मेरी पहली कविता इंतजार का जिक्र किया है। तो इंतजार समझते हैं, जब कोई किसी के इंतजार में होता है तो वह और कहीं नहीं होता है। जब कोई किसी के इंतजार में होता है तो वह और कहीं नहीं होता है। इंतजार की दुनिया में फूलों से लदे कैक्टस पानी की सतह पर तैरते हैं। दूर खिला कोई कमल किसी के इंतजार में नहीं रहता, लोग उसके इंतजार में रहते हैं। जलकुंभी इंतजार में कैसे खत्म होती है, फिर उगती है, यह कमल को कभी नहीं मालूम होता। कैक्टस के फूल झड़ जाते हैं, उन्हें नमी की आदत नहीं। कैक्टस के फूल झड़ जाते हैं, उन्हें नमी की आदत नहीं। कैक्टस फिर भी बचाए रखता है हरापन, कहता है सख्त कंटकों से, मैं इंतजार में हूं, तुम साथ ही रहना। मैं इंतजार में हूं, तुम साथ ही रहना। और दूसरी रचना मैंने नदी शीर्षक पे है। नदी जन्म से नदी नहीं होती है, वह एक जल स्रोत होती है। नदी जन्म से नदी नहीं होती है, वह एक जल स्रोत होती है। वह निकलती है बिना अस्तित्व के, बिना गंतव्य के। धीरे धीरे आगे बढ़ती वह अपना स्वरूप पाती जाती है। गंतव्य ज्ञात नहीं, इसलिए चलती जाती है। जिस मोड़ पर जीवन समझ आता है वह उसी दिशा पर अग्रसर रहती है। बाकी दिशाएं कई बार छूटी रहती हैं। उन दिशाओं में कुछ दूर तक जाकर नदी को एहसास हो जाता है कि इस राह उसका गंतव्य नहीं मिलेगा। उन दिशाओं में कुछ दूर तक जाकर नदी को एहसास हो जाता है कि इस राह उसका गंतव्य नहीं मिलेगा। अतः वह स्वयं को वहां से दूसरी दिशा में मोड़ देती है। गंतव्य की तलाश में नदी निरंतर चलती रहती है। नदी का गंतव्य समुद्र नहीं होता। नदी का गंतव्य समुद्र नहीं होता। समुद्र तो आखिरी पड़ाव भर है। उस तक पहुंचते पहुंचते नदी सिर्फ नदी भर नहीं रह जाती। वहां तक की यात्रा को पूरा जीवन चक्र समझकर नदी खुद को अप्रकट कर लेती है। नदी खुद को अप्रकट कर लेती है। और मेरी तीसरी रचना मेढकी शीर्षक से मैंने लिखी थी। इस रचना का भाव ये था कि हम लाइफ में एडजस्ट करते जाते हैं और एडजस्टमेंट बहुत जरूरी भी है, लेकिन उसका भी एक निश्चित तय सीमा होनी चाहिए ताकि हम स्वयं को खत्म होने से बचा सकें। संतुलन आवश्यक है, और यदि संतुलन गड़बड़ हुआ तो चाहे वो रिश्ते हो, परिवेश हो, हम सभी उसके साक्षी हैं। मेढकी पास के पोखर में उछलती कूदती दिख जाती थी अक्सर ही। पास के पोखर में उछलती कूदती दिख जाती थी अक्सर ही कि एक रोज जम के बारिश हुई, चारों तरफ जल ही जल। बह गई वो उस जल के साथ एक नए प्रपात में। बह गई वो उस जल के साथ एक नए प्रपात में। बारिश थमी
जलस्तर घटा और घट गया वो प्रपात भी। वो तो पोखर भी न था, खेल के लिए उसे ले आया था कोई हांडी में भरकर। वो तो पोखर भी न था, खेल के लिए उसे ले आया था कोई हांडी में भरकर। भरी हांडी में चढ़ी थी जलते चूल्हे पर अब वो। गर्म होते पानी में कूदती रही, करती रही खुद को हांडी में संतुलित। तापमान बढ़ता रहा, जलस्तर घटता रहा, मेढकी कूदती रही। तापमान बढ़ता रहा, जलस्तर घटता रहा, मेढकी कूदती रही। बिठाती रही सामंजस्य कि हांडी ठंडी होगी और बचा रहेगा उसका ये घर। हांडी अब उबाल पर थी, हांडी अब उबाल पर थी। मेढकी थक चुकी थी, निकल जाना चाहती थी बाहर, लेकिन न शेष थी ताकत, न शेष था पानी। न शेष थी ताकत, न शेष था पानी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इंदु जी। आपकी तीनों कविताएं मेंढकी की, स्त्री की, मुझे लगता है कि आपने स्त्री को केंद्र में रखकर एक कविता लिखी है कि स्त्री किस तरह से अपना घर बचाने के लिए संतुलन बनाए रखती है। और यही होता है कि समाज ऐसा है हमारा, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। यदि स्त्री अपने अधिकार मांगती है तो घर टूटता है, और यदि घर बचाती है तो उसके अधिकार चले जाते हैं। बहुत ही सुंदर कविताएं आपने आज यहाँ पर पढ़ी। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ तिथि दानी को। तिथि दानी यूके से हमारे साथ जुड़ी हुई है। तिथि मेरे ही गृहनगर जबलपुर से है। तिथि का पहला कविता संग्रह प्रार्थनारत बत्त के भारतीय ज्ञानपीठ से 2018 में प्रकाशित हुआ था। भारतीय उच्चायोग लंदन की डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी हिंदी साहित्य प्रकाशन योजना के अंतर्गत आपके पहले संग्रह की पांडुलिपि को पुरस्कृत किया गया था। आपकी कविताओं को लोगों ने पढ़ा है, सराहा है। आपको आधारशिला फाउंडेशन का हिंदी गौरव सम्मान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रतिष्ठित बागेश्वरी पुरस्कार भी आपको मिला है। तिथि की कविताएं भी पहल, पाखी, वागर, समावर्तन, दुनिया इन दिनों की साहित्य वार्ष की, आजकल सहित देश की सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। यूरोपियन एंथोलॉजी 2020 वर्ड्स एंड वर्ल्ड में अंग्रेजी में लिखी आपकी कविताएं हिंदी अनुवाद के साथ प्रकाशित हुई हैं। आप जब भारत में थी तो आपने पत्रकारिता की है। यहाँ मध्य प्रदेश के कई महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया है। फिल वक्त आप हिंदी शिक्षण, स्वतंत्र पत्रकारिता और अनुवाद कार्य कर रही हैं। तिथि को साहित्यिक संस्कार अपने पिता से मिले हैं। हालांकि उनके पिता कहानीकार हैं, देश के प्रतिष्ठित कहानीकार राजेंद्र दानी की आप सुपुत्री हैं। तिथि की कविताओं को मैंने पढ़ा है क्योंकि उनके कविता संग्रह प्रार्थनारत बत्त पर मैंने लिखा था, तो उनकी कविताओं का जो वर्ण विषय है, उनकी जो भाषा है, उससे मैं कह सकती हूँ कि उनके पास अनुभवों का विस्तृत आकाश है। और आज मैं तिथि को आमंत्रित कर रही हूँ उन्हीं की कविता की पंक्तियों के साथ। मैं हर भेदभाव को खत्म करना चाहती हूँ, मैं हर भेदभाव को खत्म करना चाहती हूँ, मगर जर्रे जर्रे तक पहुंचती मखमली हवा की तरह। मैं खुशियों की प्याली में मुस्कुराहटें पीना चाहती हूँ, मगर फूलों पर मंडराते भंवरों की तरह। हाँ, मैं दुनिया की तमाम बुराइयां दूर करना चाहती हूँ, इसलिए अपने बचपन में लौटना चाहती हूँ। मैं आवाज दे रही हूँ तिथि दानी को कि वे आए और अपनी कविताओं का पाठ करें। इतना खूबसूरत परिचय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इतना भी काबिल अपने आप को नहीं मानती जितना आपने कह दिया है। हाँ, लेकिन हर दिन सबसे सीखने की कोशिश जो है वो जारी रहती। तो
अभी जैसा कि मतलब समय चल रहा है और सभी हम लोग बहुत दुख से घिरे हुए हैं, दुख और अवसाद से। तो ऐसे में एक ऐसी कविता जो है वो सुनाना ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए। तो पहली कविता मैं अभी जो सामयिक है वो सुना रही हूँ, जो अपनी मम्मी के डेथ के बाद मैंने लिखी है। इसका शीर्षक है अस्तित्व की एक कड़ी। बाहर कितने ही उजाले अपनी देह पसारे, हमें इसकी जमीन पर कदम रखने का निमंत्रण देते हों। रंग बिरंगे हसीन फूल अपनी अपनी जगह पर मुस्कान बिखेरते हों। वसंत अपने पूरे शबाब पर हो। मुद्दतों तक इंतजार कराने वाली धूप आपके दरीचों और द्वार पर आकर दस्तक देती हो कि खेला जाए उसके साथ। उसकी ऊष्मा भरी किताब पढ़ी जाए, लेकिन आप उसकी आवाज नहीं सुन पाते, क्योंकि दूर किसी देश में जब दूर दूर तक कानों की कंदराओं में एम्बुलेंस मौत का सायरन बजाती हो, आईसीयू की मशीनों की भयावह आवाज किसी दुर्दांत की ओर इशारा करती हो, चिता की लकड़ियों की चटचटाती आग्नेय ध्वनि आपकी आत्मा को बिजली के अनंत तारों का जोरदार झटका देती हो, समय अपनी जख्मी टांगे लेकर घिसटते हुए आगे बढ़ता हो, बीमार रात अपने बढ़ते ज्वर पर पट्टी के लिए चांद की शीतलता के आगे सर झुकाती हो, सुबह की शांति को डर के सन्नाटे ने घेर लिया हो, अपार दुख, चीत्कार और प्रचंड पीड़ाओं के राक्षस हवा से एकाकार हो गए हों, प्राणवायु की मौलिकता पर संदेह भरी निगाहें हों, इसे मशीनों में कैद कर अपने अपने लिए सुरक्षित किया जा रहा हो, और उसी क्षण कोई आपका बेहद अपना खुद को मौत की काली घटाओं में घिरा पाता हो, मदद के लिए घर के और आसपास के लोगों को बेसाख्ता पुकारता हो, लेकिन उसकी आवाज ऑक्सीजन मास्क के अंदर ही चक्कर लगाकर दम तोड़ देती हो, यहां तक कि आपको उसी वक्त अपने प्राण जाने के संकेत मिलते हों, पर आप इस संकेत पर सवार अपने आत्मीय परिजन की पुकार को एक निरर्थक ध्वनि मान खारिज कर देते और आगे बढ़ जाते हों, तो अगली सुबह किसी डॉक्टर के एक निर्मम और तटस्थ जवाब कि कल रात उनकी हालत बिगड़ गई और उनकी डेथ हो गई, यह देकर तुरंत चले जाने पर अपना रोष जाहिर करने के आप अपराधी हैं। सही वक्त पर कुछ ना जान पाने और कुछ ना कर पाने के आप अपराधी हैं। अपराधी हैं आप अपनों के साथ न रहने, उनकी पीड़ाओं को नहीं भांपने, उनके लिए खुद को समर्पित नहीं कर पाने के। इसलिए प्रकृति अब भरपूर सौंदर्य दिखाकर आपको मुंह चिढ़ाती है, आपको सजा देती है कि चिड़ियों का मधुर संगीत, झील के पानी की कलकल ध्वनि, हंसों की अटखेलियां, घास पर उन्मुक्त दौड़ते कुत्तों की शरारतें, झूले पर झूलते नन्हे निर्दोष बच्चे, फूल, तितली, बादल, आकाश, गिलहरी, हिरण, कुछ भी आपको अब आनंदित नहीं कर सकता। आनंद के मायने एक लंबे और अनिश्चित समय के लिए आपने खो दिए हैं, क्योंकि जुड़ी है आपके अस्तित्व की एक कड़ी, क्योंकि जुड़ी है आपके अस्तित्व की एक कड़ी उस दूर देश से। तो मैं अगली कविता की ओर बढ़ती हूँ। ये जो कविता है इसका मैं रेफरेंस दे दूं आपको कि ये बेरेस्का है इसका नाम, और बेरेस्का नृत्य कला में माहिर स्त्रियों की सामूहिक टुकड़ियां हैं, जिसकी स्थापना 1948 में सोवियत संघ में हुई, जो एक प्रकार का रूसी लोक नृत्य समझा जाता है। और ये इसे एक लंबे गाउन में प्रस्तुत करती हैं। उनकी नृत्य तकनीक ऐसी है जिससे वे धरती पर तैरने जैसा अद्भुत दृश्य अपने छोटे छोटे कदमों से प्रस्तुत करती हैं। अब तक की प्रस्तुतियों में ये पृथ्वी की परिधि से ज्यादा चल चुकी हैं।
तो ये कविता उसी पर है, नाम है बेरेस का। उस दिन अनेक लोकों की यात्रा मैंने अज्ञात काल तक पूरी की। उस दिन अनेक लोकों की यात्रा मैंने अज्ञात काल तक पूरी की। जान गई अप्सराएं फलक से उतरती हैं शफाक सफेद वस्त्रों में, फिर ट्यूलिप के खेतों में होली खेलती हैं। ग्रीष्म एक अनमोल वसंती रत्न होता है ठंडे देशों के ताज में। अभी आंखों ने इस मंजर को हासिल ही किया था। अभी आंखों ने इस मंजर को हासिल ही किया था कि फिर बदला यह दृश्य। कुछ ज्यादा ही लहराई समुद्र की लहरें गहरी नीली होकर धीरे धीरे तैरने लगी नन्ही हंसमुख नौकाएं, जिनकी पतवार बड़ी मजबूती से थामी थी इन अप्सराओं के कोमल हाथों ने। दर्शकों की निगाह में खुशियों के झिलमिलाते मोती ठिठकाए थे मृत्यु लोक की इन अप्रतिम सुंदरियों ने। वे खे रही थी नौकाओं के साथ एकता भी, बिखेर रही थी नौकाओं के साथ एकता भी, लहरों का रंग बदलती हुई रच रही थी अकल्पनीय सौंदर्य और बेहतरीन समन्वय की परिभाषा। वे विश्व के सभी सागरों की मंजिल थी। जब इस दृश्य में मेरा दिमागी पैराशूट पूरी तरह उतर गया तो वहां लार्च वृक्ष के झुंडों ने ढक दी समूची धरती। तभी एक सुरीली धुन के आवाहन से खुली मेरी आंखें, जो बललायका और वॉयलिन का अद्भुत संगम थी। सोच रही थी मैं, जो देखा अभी अभी और सुना गहन अपरिभाषित तल्लीनता में, कोई दिवा स्वप्न था या फिर हकीकत में बदले जाने को आतुर एक दरख्वास्त। हाँ, यह यकीन को मुश्किल बनाता सच है। तमाम ज्ञात अज्ञात संसारों की सुसंगति है बेरेस्का की नर्तकियां। उनका मुलायम स्पर्श पृथ्वी की थकी हुई मांसपेशियों की मालिश है। सभी मनुष्यों को एकाकार करती हैं वे उन्हीं की रुचियों के संसार में। हमारे अवचेतन पर धीरे से गिरते हैं उनके संकेतों के फूल। आंखें मलते हुए इस भौतिक संसार में उन्हें देखते हैं हम, भारहीन पंखुड़ियों में बदलकर ठोस धरातल पर तैरते और पृथ्वी ग्रह की परिधि से ज्यादा लंबी यात्रा करते, अहर्निश धीमी सामूहिक गति से मनुष्यता का वास्तविक अर्थ समझाते। तो ये जो कुछ परंपराएं हैं उनको तोड़ने के क्रम में ही ये कविता मैंने लिखी है, जो कि मैंने देखा है, एक सत्य घटना पे ही आधारित है ये भी। एकाधिकार का दहन। सिर्फ शव नहीं जलाया आज उसने, सिर्फ शव नहीं जलाया आज उसने, दफन कर दी शताब्दियों से लदी लज्जा की बोरी, साथ ही खून चूसने वाली रूढ़ियों की जोक भी। जो ताना छप्पर एक बार में सुदृढ़ इरादों का, जो ताना छप्पर एक बार में सुदृढ़ इरादों का, कि तानों के भूतों की बारिश को दे दिया दगा। पेट की अग्नि के आंसू चिता की अग्नि के वजन से भारी पड़े। निराधार मूल्यों और परंपराओं की केचुली छोड़ता कुरीतियों के बीच से दबे पांव निकला कर्तव्यों का नाग। उनकी भौहों के बीचों बीच जम गया और बेझिझक किया उसने क्रियाकर्म। अब कहाँ मिलता है ऐसा अति दुर्लभ साहस? क्या इसकी कोई दुकान खोली गई है मनुष्यता के बाजार में? सबने देखा वह पर्वत है या कोई शिला जिसकी त्वचा के दर्पण पर अपने आप को विकलांग देख रहा है हर प्रहार। सबने देखा वह पर्वत है या कोई शिला जिसकी त्वचा के दर्पण पर अपने आप को विकलांग देख रहा है हर प्रहार। जिस दिन जलाया उसने अपने पति और ससुर का शव, उस दिन से नहीं कांपे उसके हाथ आज तक। जला चुकी है अब तक वह हजारों शव। अग्नि की पवित्रता ने हर लिए हैं वर्जनाओं के दुस्साहस।
श्रम के नए सिद्धांत किए हैं प्रतिपादित। लज्जा और संकोच से ठसाठस भरी बोरियों को खाली किया है उसने चुपके से राख के ढेर में। भस्म हो गए जिसमें अनैतिक प्रतिबंधों के राक्षस, नयनों से फूट पड़ा है एक ज्वालामुखी। चिता को अग्नि देते हुए वज्र हो गए हैं उसके हाथ, आज सूर्य की किरणों को हो रहा है अपने प्रकाश पर मान। लेकिन क्यों? अव्वल तो उन महिलाओं ने पौरुष की शाला में लिया है दाखिला। अव्वल तो उन महिलाओं ने पौरुष की शाला में लिया है दाखिला। दूजा, शताब्दियों से चले आ रहे क्रियाकर्म के एकाधिकार का आज किया है श्राद्ध। शताब्दियों से चले आ रहे क्रियाकर्म के एकाधिकार का आज किया है श्राद्ध। धन्यवाद। धन्यवाद तिथि। तीनों कविताएं आपकी बहुत अच्छी। एकाधिकार कविता इस पितृसत्तात्मक समाज में जो सदियों तक स्त्री को ऐसी परंपराओं में, रूढ़ियों में बांध कर रखा गया था कि स्त्री ये काम नहीं कर सकती, पर आज स्त्री ने पुरुष के जो वर्चस्ववादी समाज था उस पर जो उसका एकाधिकार था उसको तोड़ा है। वेरेज का कविता मुझे इसलिए अच्छी लगी कि आपका जो सौंदर्य बोध है वो उसमें निखर के आ रहा है, और तीसरी कविता तो अपनी निजी आपकी अनुभूतियों पर दुख से उपजी हुई कविता है। अपनी माँ को खोने का जो दर्द है, और दूर रह के चूंकि आप उनसे मिल भी नहीं पाई, तो जो दर्द है वो इस कविता में पूरी समझ लीजिए कि बहुत भाव प्रवणता के साथ हृदय की अतल गहराइयों से निकली हुई आपकी कविता। दूसरा, जब मैं आपकी कविताएं पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि समाज में जितने विपर्याय हैं, जितनी विसंगतियां हैं, उनके प्रत्युत्तर के रूप में आप प्रकृति को देखती थी। और इस कविता में आखिरी में आपने जो लिखा कि आज अब जो प्रकृति है वो आनंदित नहीं कर पाएगी, तो सच है, जब दुख बहुत गहरा होता है, वेदना बहुत गहरी होती है, तो कोई भी चीज आनंदित नहीं कर पाती। बहुत बहुत आभार आपका। मैं आमंत्रित कर रही हूँ उपासना झा जी को। उपासना झा मूलतः बिहार से हैं। उपासना जी की कविताएं भी देश की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। आपकी कविताएं आजकल, लम्ही, वागर्थ, नया ज्ञानोदय जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। उपासना जी ने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स विषय में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। फिर आपने हिंदी साहित्य में एमए किया है। 5 वर्षों तक आप मीडिया और कॉरपोरेट जगत में काम करती रही हैं। फिलवक्त आप समस्तीपुर कॉलेज बिहार में अध्यापन कार्य कर रही हैं। शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं पर आप पीएचडी उपाधि हेतु शोध कार्य भी कर रही हैं। आपकी जो कविताएं मैंने देखी, उन कविताओं में के केंद्र में स्त्री है, और ये स्त्री के विविध रूप, अभिसार करती हुई स्त्री, राग अनुराग करती, प्रेम करती स्त्री, और कहीं कहीं कुछ कविताओं में पितृसत्तात्मक समाज के नियमों की जो चक्की है, उन चक्की के भारी पाटों के नीचे पिसती हुई स्त्री और उसके सपने, सब कुछ हमें देखने को मिलते हैं। मैं आपकी कविता प्रेम, उसकी पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप अपनी कविताओं का पाठ करेंगी। वह देखती है भोर का सोंधा आसमान, वह देखती है भोर का सोंधा आसमान और गरिमा में उगते सूर्य को। सुनती है पाखियों का कलरव, हवा बिखेर रही है उसके केश, बांधती है हाथ उठा, अन्य मनयस मन उसका उड़ा जाता है, उसे लग रहा है सब कुछ श्रीयुक्त। उसकी अड़हुल सी आंखों में रत जगे की लाली है, वह प्रेम में है। उपासना जी, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी कविताएं हम सबको सुनाएं। आपका बहुत धन्यवाद स्मृति जी। मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट?
हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक। सभी वरिष्ठ जनों और मेरी समकालीन कवियत्रियों का अभिवादन करती हूँ। मैं पहली कविता जो मैं पढ़ूंगी उसका शीर्षक है प्रेमिका। चिट्ठी की वह पंक्ति है प्रेमिका, जो अनावश्यक मान हटाई जा सकती है, दराज में रखी गैर जरूरी चीजों की तरह कभी। तुम्हारे जीवन संगीत में कोमल स्वर है वह, जिसकी जगह बदल कर सकते हो शुद्ध से विकृत। वह स्वरभंग है प्रेमिका, जिसकी नहीं होती है आवृत्ति। प्रिया से तुम जैसी स्त्री हो जाना घटनाओं में सामान्य है। प्रेमिका नहीं होती तुम्हारे त्योहारों में, उत्सवों में, तुम्हारी वसीयतों में। प्रेमिका वह रहस्य है जिसका अस्तित्व गोपन है। प्रेमिका वह अभिलाषा है जो रह गई अमूर्त। प्रेमिका वह स्त्री है जिसने तुम्हें सब दिया, जिसे तुम नहीं दे सके अलगाव का भी गौरव। दूसरी कविता जो मैं पढ़ूंगी उसका शीर्षक है आदत। जब मैं पढ़ने लगती हूँ, दुनिया भर में सिमटते पहाड़ पठार और पृथ्वी के तल से कमता पानी, विलुप्त होते जंगल, नष्ट होते वन, साल दर साल कम होती बारिश, सूरज से आता असह्य ताप, तभी अचानक कहीं दूर से आए रात रानी की सुगंधी की तरह याद आते हो मुझे तुम। और कितने जमे हुए पहाड़ पिघलने लगते हैं। पृथ्वी के तल से पानी जो कम हुआ वो उतर आता है पक्षाभ मेघ बनकर नयनों में। विलुप्त हुए सब जंगल तुम्हारी पलकों में छिप जाते हैं। मैं सोचती हूँ नष्ट वनों ने नहीं सुनी थी तुम्हारी हरियाली सी आवाज। तुम्हारे रूठने भर से मेघ भूल उठते हैं अपनी पगडंडी, सूरज उगलता है आग। देखा, कहती रही हूं ना, जरा नाराज कम हुआ करो। जब मैं लिखने लगती हूँ मन की साध, तो उग आती है तुमसे मिलने की इच्छा। जब लिखती हूँ मीत, तो नाम तुम्हारा होता है। जब लिखती हूँ तुम्हारी आंखों का रंग, तो मेरे होठों की वलय पर एक अलभ्य लालसा उग आती है। जब लिखती हूँ गंध, देह से आती है लज्जा की धूम। मीत मेरे, एक दिन तुम नहीं होगे, मैं भी नहीं हूँ। प्रेम बन जाएगा स्मृति, स्मृति बन जाएगी चिता की अग्नि। अग्नि की जिह्वा पर देह छोड़कर हम तुम मिलेंगे किसी और लोक में, लेकिन इन कविताओं में पढ़ा जा सकेगा। तीसरी और अंतिम कविता जो मैं पढ़ रही हूँ उसका शीर्षक है जमाई पूजन। जिन हाथों ने मारा तुम्हारी बेटियों को, उन हाथों में भर भर कर देते रहे मिठाई और फलों की तश्तरियां। जिन क्रूरताओं ने तुम्हारी बेटी के मान को खंडित किया, उन्हें श्री विष्णु की तरह पीतांबर अर्पित करते रहे तुम। जिस मुंह से फूटी अश्लील गालियों की सहस्त्रधारा में नहाते रहे तुम्हारे मृतक पूर्वजों से लेकर गोदी के बच्चे तक, उस मुंह से आदेश पाकर कैसे मुदित होते हो तुम। कैसे विनत होकर पीठ तुम्हारी धनुषाकार हो जाती है। बेटी के बाप को झुकना ही पड़ता है, बेटी की माँ को सुनना ही पड़ता है, बेटी को सहना ही पड़ता है। ये मंत्र कौन पढ़ा जाता है तुम्हें बेटी के जन्मते ही। हर पर्व त्योहार और शुभ कार्यक्रमों में विशिष्ट निमंत्रण किए गए उनके, और वे हर बार आकर शुभ को अशुभ में तब्दील करते रहे। तुम्हारे ही घर आकर तुम्हें ही करते रहे वे पग दलित। जिनसे पूछा जाना था उनकी क्रूरताओं का हिसाब, उन्हें देवताओं की तरह प्रतिष्ठा दी गई। सच ही तो है, तुम्हारे देवताओं को मानव रक्त की प्यास लगती रही है। धन्यवाद स्मृति जी, मेरी कविताएं। धन्यवाद उपासना जी, बहुत ही सुंदर कविताएं। जमाई कविता
में पितृसत्तात्मक समाज की जो क्रूरता है, जो आज भी हमारे समाज में कई जगह ऐसा है कि जमाई कितना भी क्रूर है तो लड़की को ही शिक्षा दी जाती है कि भाई आपको ही सहना है, आपको ही एडजस्ट करना है, और उसको देवता की तरह पूजा जाता है। तो बहुत यथार्थ है आपकी इस कविता में। स्त्री के का जो प्रेमिका वाला रूप है, जिसको जब चाहे जब जिंदगी से बेदखल किया जा सकता है, खारिज किया जा सकता है। बहुत सुंदर ढंग से आपने लिखा कि दराज में रखी गैर जरूरी चीजों की तरह वह कभी भी अनावश्यक मानकर हटाई जा सकती है जिंदगी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज चारों कवित्रियों ने अपना कविता पाठ किया। अनामिका जी से मैं कहना चाहूंगी कि आपकी जो एक कविता है भामती की बेटियां, तो मुझे लग रहा है ये भामती की बेटियां हैं, और हम सब में से बहुत सारे लोगों ने ये कविता पढ़ी होगी। मुझे ये कविता बहुत अच्छी लगी आपकी, पढ़ी थी मैंने बहुत, तो याद रह गई। आपकी बहुत सारी कविताएं अनामिका जी याद रह जाती, जैसे चुटपुटिया बटन। तो इस भामती की बेटियां, सबको संदर्भ पता है कि ये वाचस्पति मिश्र जी की पत्नी थी, जो कि 21 साल तक अपने पति की सेवा करती रही। पति सृजन कार्य में लगे थे, वो टीका लिख रहे थे ब्रह्मसूत्र पर, और 21 साल तक वो लिखते रहे, उनको पता ही नहीं चला कि उनकी पत्नी सेवा कर रही है। जब ग्रंथ पूरा हुआ और उन्होंने पत्नी को सामने देखा, पत्नी दिए में तेल डाल रही थी कि लिखने में बाधा ना पड़ी और लो कम ना हो जाए दिए की। तो वो अपनी पत्नी के त्याग से इतने प्रसन्न हो गई कि उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम भामती रख दिया। लेकिन अनामिका जी यहाँ प्रसन्न नहीं है इस चीज से। वो भामती की बेटियों को बहुत आगे देखना चाहती है। वो लिखती है कि लिखने की मेज वही है, वही आसन, पांडुलिपि वही, वही वासन। ग्रंथ लिख रही हैं भामती की बेटियां, सब अपने तरीके से रच रही हैं, दिए से नहीं अपनी छाया से। इन्होंने अपनी कलम से लिखा है जो आपके समानांतर, भाष्य उसका करने बैठेंगे जब दिगदिगांतर, मैं चैन की सांस लूंगी। कृपा नहीं, प्रेम नहीं, प्रेम का प्रसाद नहीं, भामती की बेटियां ग्रंथ स्वयं ही रचेंगी लगातार। तो ये जो आज चार हमारी कवित्रियां हैं, मैं इनको कहना चाहूंगी कि अनामिका जी की कविता की ये भामती की बेटियां ही हैं। और अनामिका जी को मैं आमंत्रित करूंगी उनके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। और मैं चाहूंगी कि वो अपनी जो औरतें शीर्षक कविता है वो सुनाएंगे। मेरा आग्रह भी, उनका अनुरोध है। मुझे, जब मैंने दिगंत थेरी गाथा की भूमिका पढ़ी थी, जिसमें आपने लिखा कि ये जो सारी कविताएं हैं थेरियों के बारे में, जब आपने प्रसंग बताया कि तक्षशिला आप गई 15 दिन तक के प्रवास पर, तो वहां आपने महसूस किया, ये अनुभूत किया कि जैसे जो बुद्ध काल की थेरियां हैं वो आपसे आके बतियाती हैं। क्योंकि आपने लिखा है कि ऊर्जा जो है वो कभी नष्ट नहीं होती, और ऐसी आपने अनुभूति की कि वो सारी ऊर्जा और उनके सारे दुख दर्द वो स्वयं आके आपसे कह गई। तो ये उनकी हमारा जो समाज है, गृह समाज जिसमें विभिन्न श्रेणी की स्त्रियां हैं, उनके सारे दुख दर्द, पीड़ाएं और साथ ही परिवर्तन की आकांक्षा भी अनामिका जी की कविताओं में है। अनामिका जी का जो स्त्रीवाद है वो कहीं पुरुष से लड़ने के लिए नहीं खड़ा है, आक्रामक नहीं, हिंसक नहीं, बल्कि वो चाहती है कि परिवर्तन हो, एक सकारात्मक परिवर्तन हो। पुरुष कहीं एक मित्र के रूप में, एक स्त्री का दुख दर्द समझने वाले साथी के रूप में, जो उन्होंने लिखा भी है कि गौतम बुद्ध की शरण में शायद स्त्रियां इसलिए आई थी कि उनको एक मित्र के रूप में गौतम बुद्ध ने सुना था। आप, मुझे अच्छा लगा कि आपने उस प्रश्न का उत्तर भी इस भूमिका में दिया है कि जब लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि स्त्रियां यदि उनके संग में आ गई हैं तो ये इसकी उम्र कम हो जाएगी, स्त्रियों के आने से जल्दी पतन हो जाएगा। तो अनामिका जी ने लिखा है कि मैं सोचती रही कि ऐसा कैसे हो सकता है, गौतम बुद्ध जैसे व्यक्ति ऐसा कैसे लिख सकते हैं। तो उन्होंने फिर खुद ही उत्तर भी दिया है कि शायद गौतम बुद्ध ये जानते थे कि जो पुरुष है, पुरुष का निग्रह कम है,
इसलिए उन्होंने ये बात कही है। स्त्रियों को कमतर आंकने के लिए ये बात नहीं कही गई है। तो अनामिका जी, बहुत ही सम्मान के साथ मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ कि आज आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देंगी। अनामिका जी। सुधी जनों को प्रणाम करती हूँ और भामती की इन बेटियों को भी प्रणाम करती हूँ, जिनको सुनकर भामती की आत्मा तृप्त हुई होगी। हम सब बहुत गौर से सुन रहे थे और जो आपने एक कहानी अभी सुनाई है वृद्ध वाचस्पति वाली, उसमें वो एक प्रसंग है, वो मुझे अभी याद पड़, जब इन सब की कविताएं सुन रही थी तो मुझे ध्यान तो नहीं आया उस समय, लेकिन अभी जब आप बोली तब मुझे ध्यान आया कि कविता की एक तकनीक होती है जो इन सभी कवियत्रियों में मुझे उभयनिष्ठ पक्ष जो लगा, एलसीएम निकाला जाए तो एक बहुत ही खूबसूरत बात लगी, डीफैमिलियराइज करने की जो तकनीक है, जो चिर परिचित का अपरिचित चेहरा है वो चौंकाता है। सौंदर्य की परिभाषा ही ये है कि जो आपको चौंका दे, आपको जो चिर परिचित है उसमें से कुछ नया उद्घाटित कर दे, स्फुलिंग की तरह। और ये चारों जो कवयित्रियां हैं, उन्होंने देखा आपने कि कैसे आसपास बिखरे परिदृश्य से कुछ ऐसा सामने किया, एक कौंध में उजागर, पूरी व्यंजकता के साथ, कि हम चौंक गए। ये श्रेष्ठ कविता की एक बड़ी अच्छी तकनीक होती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर भामती की याद दिलाई आपने उस कथा की, तो कि भामती का वो प्रसंग ये है कि वो बचपन में ब्याह के लाए थे अपनी छोटी सी बहू को, और बाद में ग्रंथ लिखने में इतने तल्लीन हो गए कि भूल ही गए कि वो कैसे धीरे धीरे पत्ती पत्ती बड़ी हो रही है। 16 साल बाद जब अचानक उन्होंने देखा कि दिया कोई रख के चला जाता था, अचानक आंधी आई, उस दिन दिया बुझा तो उनको दिखा, उन्होंने आंख उठाई और कहा कि भार्या आप कौन है, मतलब देवी आप कौन है? वो पहचान ही नहीं पाए। तब उन्होंने वो हंसने लगी, बोली कि अच्छा ये चिरपरिचित, ये आप मुझे पहचान, मैं ही तो आपकी भार्या हूँ जो इतने दिनों तक। तो ये जो होता है, जो चिर परिचित है, उसका भी एक अपरिचित पक्ष होता है। और ये इन कविताओं में देखिए कितनी खूबसूरती से उजागर हुआ। मैं एक एक कविता पर आती हूँ। दूसरी इस बार इन कविताओं में एक बहुत बड़ी बात हुई कि इनका काल बोध जो है वो इनके स्थान बोध से होता हुआ, निथरता हुआ सामने आया। अब मैं एक एक कविता, क्योंकि बहुत समय नहीं है हम लोगों के पास, तो ये दोनों बातें याद रखिए। तीसरी बात, इनका अंतरंग ढंग से संवाद, इनका वाक्य विन्यास जो है वो पुरानी कविता के हिसाब से बड़ा संयमित है। जैसे तिथि ने जो कविता सुनाई वो कठिन कविता थी, उसका इतना, उसमें भी एक डिक्शन का जो कंट्रोल था, जो सारे ही कठिन प्रसंग लिए थे। उपासना की भी कविता में कठिन प्रसंग है। अपनी माँ बाप से सवाल करना, अभिभावकों से सवाल करना आसान नहीं है, लेकिन बहुत सधे हुए स्वर में। वे जानती हैं ये नई लड़कियां कि भावुकता से काम नहीं चला। तो प्रज्ञा पक्ष जो है जीवन का, जो कठिन अनुभवों से गुजरने के बाद प्रज्ञा विकसित होती है। हम सभी जानते हैं कि जैसे शब्दों की सीढ़ियां चढ़ते हुए महामौन तक पहुंचा जाता है कविता में, उसी तरह से अनुभवों की सीढ़ियां चढ़ते हुए, ज्ञान की सीढ़ियां चढ़ते हुए हम संज्ञान तक पहुंचते हैं या विवेक तक पहुंचते हैं। तो इन कविताओं का विवेक पक्ष बहुत उज्जवल लगा मुझे, और इसीलिए इनके डिक्शन में इतना कंट्रोल है, बिना भावार्द्रता नहीं है। बहुत मारा रोए, थोड़ा मारा रोए, बहुत मारा सोए, ये जो कहावत है, इतनी मार खाते हुए सबको देखा कि अब रोना भी भूल गए, और आंसू साध के और कंठ साध के जो बोला जाता है वो उसमें
निश्चित ही ज्यादा प्रकाश होता है। अब मैं एक एक करके सब कविताओं पे आती हूँ जो मैंने अभी सुनते हुए नोट्स लिए। सबसे पहले खाली कनिस्तर कनस्तर वाली कविता सुनाई गई। आप देखिए, जिसको मैं कह रही हूँ चिर परिचित। अब खाली कनस्तर इसके पहले कविता में एक आध बार आया हो तो आया हो। धानी, अब माँ जो धनिया पीसती हुई सारे घर में फैल जाती है, ये बिंब कितना अंतरंग है। और उसके बाद जो धागा बांधा गया मजार पे, उसका रंग अक्सर उजला हो जाता है। वो जो बेरोजगार पति है या उदास पति है या जो भी पुरुष है जो नाराज रहता है उससे और अपने से भी, वो हमारे यहाँ की अभी जो अवस्था है स्त्रियों की, जो तीसरी दुनिया में जिसको हम कहते हैं स्त्रीवाद की जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो ये है कि अभी आप किससे लड़ेंगी, आप किससे संघर्ष करेंगी। आप जिससे प्यार करती हैं या जिससे ब्याही गई हैं या जो आपका जो भी अन्याय कर रहा है आपसे, वो खुद ही अभी बड़ी विकट स्थिति में है। हो सकता है उसकी नौकरी छूट गई हो। मैं अक्सर दलित स्त्रियों से बात करती हूँ, क्यों मार खाती हो, क्यों नहीं हाथ पकड़ लेती, तो वो कहती है क्या करूं, वो भी किस पे निकाले, हम उसकी उल्टी की बाल्टियां हैं, जाने दो हमको, हमसे थोड़ा सा झगड़ लेता है फिर शांत हो जाता है। तो एक ऐसे देश में जहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ जो हैं वो सभी के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां पुरुष एक खास तरह की मनस्थिति में रहते हैं। खासकर जहाँ आर्थिक प्रबंधन ही जब नहीं है, नौकरी ही नहीं है, पेट भरने का साधन नहीं है, तो जो कुंठा है उससे ही जुड़ा हुआ काम है, धर्म के भी बहुत सारे झमेले हैं और मोक्ष की तो सोचता ही कौन है। ऐसा व्यक्ति जिसको चारों तरह के उसके पुरुषार्थ शिथिल हैं कई कारणों से, मना सामाजिक कारणों से, वो अपनी स्त्री पर अगर उसको कूड़े की बाल्टी समझता है तो स्त्री को दया ही आती है। कई बार वो आदमी को अपने बराबर का, अपनी टक्कर का कोई मिले तब तो उससे आदमी लड़ भी ले। अगर कोई दयनीय व्यक्ति होता है सामने तो लड़ने का जिगरा ही नहीं होता। हमारे यहाँ की स्त्रियों की मैंने बहुत अंतरंग बातें की हैं, ये बड़ी समस्या है। वो रोज माफ करती हैं, रोज माफ करती हैं, रोज माफ करती हैं। तो जिसको रोज माफ करना होता है, काम के, कामना के, क्रोध के, लोभ के तीन जो महामार कहे गए हैं, महादोष कहे गए हैं, जो अति पुरुष बनाते हैं, उससे अगर उनका प्रिय आक्रांत भी है, मतलब तो भी उन्हें लगता है कि अब कहाँ जाएगा, इसको बाहर भी तो जाने लायक कोई जगह ही नहीं है, तो फिर वो मुझको रोज माफ कर। अब मुश्किल यहाँ ये होती है, नए लड़कों को हमेशा समझाती हूँ कि मुश्किल यहाँ ये होगी कि तुमको अगर रोज गलतियां करोगे और रोज माफी की दरकार तुमको होगी तो तुमको बच्चा समझ लिया जाएगा। पुरुष अपने टक्कर का तुम नहीं समझेगी शिक्षा दी स्त्री। जैसे विद्यापति की नायिका पिया मोरा बालक हम तरुणी कहती है, पिया लेली गोदक चलली बाजार, ये जो नया बाजार है उसमें जो स्त्री है वो शिक्षा दीप्त है और उसको पहले तन मन से सेवा करती थी और सिर्फ घर की, अब तन मन धन से सेवा करती है, घर बाहर दोनों की। ऐसी स्त्री तुम पर दया करती है और तुम पर सहती है, इसलिए कि तुम अभी क्रोध बराबर का तुमको नहीं समझती, बच्चा समझती है, घर का सबसे जिद्दी बच्चा समझ के ही रोज माफ करना पड़ता है। तो ये पुरुषार्थ को एक बहुत कठिन चुनौती है जिसकी इस कविता में बहुत प्रबल अभिव्यक्ति हुई है। और अंत में माँ की ओर जाना और माँ का अदब से खुशी का मिलना, अदब से भी खुशी जो कि स्पॉन्टेनियस होती है, जो कि फूट पड़ती है, वो भी जब अदब से मिले तो वो एक सिसका, एक ठिठका हुआ जो जीवन होता है उसकी दूरदर्शिता इसमें प्रकाशित है। दूसरी कविता जो है वो पेंटिंग, वो स्थान बोध
का देखिए, हर स्त्री अपने ढंग से आदि विस्थापित है, लेकिन वो जब नए अपने काम के सिलसिले में या कहीं घूमने के सिलसिले में अनजान स्त्रियों से भी कैसा बहनापा स्थापित करती है, इसकी ये कविता है, ये इसका प्रमाण है ये कविता। जयंत महापात्र की भी इस तरह की एक कविता थी, जिसमें पुरी के एक मंदिर, पुरी एक टेम्पल टाउन है, वहां पर मछुआरा है, उसको मछलियां बिकती नहीं ज्यादा, तो वो रोज अपना खाली जाल लेके घर लौटता है और अपनी 14 बरस की बच्ची से वो उसी का पेट भरने के लिए वो जो आते हैं टूरिस्ट, जो पर्यटक आते हैं, वो कभी कभी उनके साथ उसको अपनी छोटी सी झोपड़ी में रात गुजारने के लिए विवश करता है, और वो बहुत दुखी भी रहता है इस बात पर, लेकिन फिर भी ऐसा करता है। यहाँ जो एक माँ है वो चुपचाप कालीन बुन रही है, और मध्यस्थता की बात बहुत मारक ढंग से यहाँ होती है। और मुझे ये लगा कि 8 शुभ लक्षणों के साथ जो ये लड़की खड़ी है, उसका बहुत ही उस लड़की के नेह का स्मरण करता है ये नया पुरुष। ये एक नया पुरुष भी है, जैसे वो पुरुष एक परितप्त पुरुष था, वैसे ये पुरुष एक नया पुरुष है जिसमें हमदर्दी है। तो इसका बड़ा अच्छा ग्राफिक चित्र इन्होंने, अनामिका ने खींचा है। तीसरी जो कविता इनकी थी उसकी व्यंजकता, व्यंग्य वाली चेतना बहुत कम दिखाई पड़ी थी इसके पहले वाली कविताओं में, लेकिन यहाँ पर इन्होंने विरासत के नाम पर और क्या छोड़ जाएंगे इस पर बहुत ही बढ़िया प्रबल कटाक्ष किया है। और इसमें भी मिसफिट, बहुत ही मतलब ये सधे हुए स्वर में लिखी गई कविता है। और इसमें इस पर मैं बाद में लौटूंगी अगर समय होता है तो। पहले अब उसके बाद में इंदु की कविता पे आती हूँ। इंदु की कविताएं तीन थी। एक तो इंतजार वाली कविता थी, उसमें बहुत अच्छा कि कैक्टस जो है वो सूख जाता है, कि उन्हें आदत नहीं है, उसको आदत नहीं है नमी की। ये पुरुष के चित्त में हर पुरुष एक नारियल जैसा होता है, नारिकेल वृत्ति होती है उसमें, उसके भीतर पानी होता है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में वो लजाता है। और वो लजाना कई कारणों से होता है, उस पर लंबा लेक्चर हो सकता है, लेकिन अभी उसको लगता है कि क्रोध की सार्वजनिक अभिव्यक्ति तो ठीक है, लेकिन प्रेम की सार्वजनिक अभिव्यक्ति में हमारा मर्द को दर्द नहीं होता वगैरह, उसके जो आप तो वाक्य दिमाग में है उस हिसाब से। तो ये जो नमी से की आदत नहीं होना कैक्टस में, ये बहुत ही बढ़िया प्रयोग था। उसके अलावा इसमें नदी, ये जो नदी कविता थी, या मेढ़की वाली कविता पहले बताती। मेढ़की आप देखते हैं कि लोकगीतों में अक्सर मेढ़कियां आती हैं। मेरी भी नानी एक कहानी सुनाती थी, उसमें वो राजकुमारी जो है मेढक से अपने उपले, लोक कथाओं में ये बहुत अच्छा होता है कि स्त्रियां, लड़कियां मतलब राजकुमारियां भी उपले पाथती, तो वो गोबर पाथने गई है राजकुमारी, और उससे गोबर बहुत उपले से भारी हो गई है टोकरी, तो वो कहती है मेढक से कहती है कि भाई तुम जरा टोकरी उठा दो। उसके बाद बहुत अच्छा गा के वो पूरा वो प्रसंग है। खैर उस पर मेढक क्यों मुझे लगता है कि बहुत जरूरी होते हैं, हमेशा आते हैं विरहनियों के पास भी, क्योंकि बरसात का जो विकट समय है वो घेरता है, अकेला करता है, अकेली छूटी हुई परदेशी पियाओं के इस देश में। और वहां पे मेढक से संवाद जो कि कहीं से भी कूदता, मेढकी का जुकाम एक अलग बात है, लेकिन मेढकी और मेढक से तादाद में स्त्री का बैठ जाए ये बहुत असंभव नहीं है। और बाकी तो ये आया बात है कि लोग एक सुनी हुई एक कथा का जो प्रज्ञा पक्ष है उसको बहुत ही मारक ढंग से इन्होंने, न रहता है पान न बचती है ताकत, एक थकान जो संबंधों पे तारी हो गई है लगातार संघर्ष के बाद, और ये संघर्ष धीमी लौ में होता है। मैंने बताया कि उसके कारण ये है कि पुरुष भी हमारे समाज में अभी संबलित नहीं हुआ है, तो लड़े क्या आदमी।
तो इसलिए ही वो मीठी लौ में ही वो लड़ाई लड़ी जाती है। तो न बचता है पानी और न रहती है ताकत, ये मारक स्थिति। उसके बाद नदी कविता जो है वहां से मैं आती हूँ। नदी में बहुत बड़ा व्यंजक वो है कि नदी अपना रास्ता रोज बदल देती है। पहले एक राह चलती है, फिर रास्ता बदल के दूसरी राह चलने लगती है। उसको कहीं भी उसको अपनी मंजिल नहीं मिलती। यहाँ भी स्त्री का पूरा, स्त्री चेतना का बहुत सुंदर बिंबन ये नदी करती है। वो एक रास्ते बढ़ी और उसके बाद रास्ता बदल के कहीं और गई, वहां भी नहीं आई तो उल्टे, वहां से नहीं रास्ता मिला तो ठिठक के फिर उल्टे पांव लौटी, फिर एक रास्ता बनाया। ये जो इस कविता को मैं ये जोड़ूंगी, इसके आलोक में मैं उपासना की कविता उठाती हूँ। उपासना ने बहुत रोचक ढंग से, तिथि की कविता पे मैं बाद में आती हूँ, क्योंकि इस कविता से उस कविता तक आना मुझे आसान लग रहा है, क्योंकि मुझे सुनते हुए ये याद पड़ा कि देखो, प्रेमिका के रूप में, पत्नी के रूप में, और फिर एक परित्यक्ता प्रेमिका के रूप में, तीनों रूपों में ये नदी की तरह ही चलती है ये स्त्री भी। अगर एक पत्नी के रूप में है तो वहां पर एक ऐसे परिवेश में है जहां भी एक व्यक्ति, जो आदमी पीट रहा है, उसकी ही अभ्यर्थना हो रही है। तो ये जो पूरा वो मार्मिक, और मिथिलांचल में जहां पर प्रिय परारनाथ सादर प्रणाम जैसी कविताएं लिखी गई कि यहाँ तो सब कुछ कुशले कुशल है, आहे के आत्मा परित्यक्ताएं, कहीं जाते थे कमाने लोग और रह जाते थे। पूरा मिथिलांचल, तिरहुत प्रमंडल पूरा का पूरा ऐसे गांवों से अभी भी भरा हुआ है जहां पर लोग कमाने गए और कभी लौट कर नहीं आए, और वहां पर उन्होंने परदेसी पिया ने किसी और से नेह रचा लिया, उसके बाद नेह क्या ब्याह भी कर लिया और कभी नहीं लौटे। तो हमारी तरफ कहा जाता है कि शायद किसी सुंदर सुनैना ने, बंगाल की सुनैनाओं ने वहां जादूगर लिया है बंगाल में जहां रोजगार मिलता था, या आसाम में, तो उन लोगों ने क्या किया कि उन्हें भेड़ बना के रख लिया। तो वहां पर वो छोड़ के गए तो वापस लौट के, अब उस वैसे वो जो प्रेमिकाएं थी और अभी जो प्रेमिकाएं हैं जिन्हें कभी जाहिर नहीं किया जाता, और जो मैंने देखी है ऐसी भी स्थितियां कि वो जो लोग मर जाते हैं, जिनकी जो उपपत्नियां होती हैं, वो खुलकर मतलब रो भी नहीं पाती। तो इनकी बहनापे की एक ताकत है कि उन्होंने दूसरे जो पत्नी की भी व्यवस्था देखी है, और जो कैजुअल रिश्ते बनते हैं, जो सामने नहीं आते, जो अंतरधारा की तरह ही रह जाते हैं, उसका भी पक्ष समझा है। तो उसी नदी की तरह जो एक राह बढ़े तो फिर भी नहीं वहां राह मिली, दूसरी राह बढ़ी, प्रेमिका के रूप में भी राह मिली, और विडंबना है कि उसको प्यार करने का कितनी ताकत है इस औरत। ये दूसरी कविता वो बताती है कि प्रेम करने आए तो किस हद तक प्रेम कर सकती है ये औरत। ये जो औरत जिसके हृदय में अभी तक लोग अक्सर समझते हैं कि स्त्रीवाद के प्रवर्तन के बाद स्त्रियों का नेह अधिकार है और इनके प्रेम शक्ति क्षीण हुई है, लेकिन ये कवि प्रमाण है कि इनके प्रेम, या ये प्रेम का विस्तार कितना अधिक हुआ है। चाहे वो माँ के लिए प्रेम हो, अनजान आदिवासी लड़की के लिए प्रेम हो, या मेढ़की के लिए प्रेम हो, या जीव जंतु किसी के लिए प्रेम हो, लगातार उसका दायरा स्त्रियों ने बढ़ाया है। और इसीलिए स्नेह तत्व का लगातार, इसीलिए हम देखते हैं कि स्त्रीवाद के आंचल में हमेशा कोई ना कोई बड़ा मुद्दा चला है। लिबरल फेमिनिस्टों के समय में निशस्त्रीकरण का मुद्दा था, फिर अश्वेत नेग्रीट्यूड का मुद्दा था रेडिकल फेमिनिस्टों के समय में, अभी हमने पर्यावरण और उग्र बाजारवाद का मुद्दा साथ लिया है, हमने वर्ग का मुद्दा साथ लिया है, हमने जाति का मुद्दा साथ लिया है। हम स्त्रियां अपनी मुक्ति के बारे में तो कभी अकेले, उनकी मुक्ति कभी अकेले नहीं चलती, खुद स्त्रियों की तरह वो अपने साथ साथ सबको मुक्त कराना चाहती हैं। ये जो उदार हृदयता है और ये जो
पर जो कातरता है वो स्त्रियों का स्वभाव तो जस का तस रह गया है, मगर ये चाहती है कि पुरुषों में भी ये गुण विकसित हो, तभी तो वो टक्कर के पाएंगे। तो ये बहुत ही सूक्ष्म ढंग से एक तरह से मनचीते पुरुषों का ब्लूप्रिंट बना रही हैं कि कैसा होना चाहिए और कैसा परिवेश, और फिर दोनों मिलकर कैसा परिवेश रचेंगी, इसका भी एक ड्राफ्ट बना रही हैं। ये कवयित्रियां बहुत शक्ति के। अब ये देखिए, अब मैं आती हूँ इनके तिथि की कविताओं पर। अब विस्थापन कई ढंग से स्त्रियों के यहाँ घटा है, हर स्त्री एक आदि विस्थापित है। एक पोटली लेकर पहले जैसे गांव से लड़कियां शहर आती थी और ससुराल आती थी, और उसमें उनके देशज प्रयोग, लोक कथाएं और बहुत तरह के अंतरंग बातचीत के पाथेय बंधे होते थे एक तरह से। उसी तरह अब सरहद के पार जैसे विधाओं, कविता की कला माध्यमों की विधाएं जैसे उनकी पोरस बाउंड्री हुई है, कहने का मतलब कि उनका उन्होंने चार दीवारियां फांदी हैं। जैसे कविता में गद्य का प्रवेश हुआ, चित्रकला का प्रवेश हुआ, जैसे कि इनके जिन्होंने ये नृत्य वाली जो कविता है उसमें लहरों की तरह स्त्रियां जो हैं वो धरती का मांसपेशियां दबा रही, कितना विराट बिंब है। कॉस्मिक और कॉमन प्लेस को जोड़ने का, उसके बीच एक ताना भरने जैसा सिलसिला कायम करने का, पर्सनल पॉलिटिकल को मिलाने का ये जो जज्बा है स्त्री कविता में, ये बहुत नए ढंग से फल फूल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए आप इसके बिंब जो है अंतरंग जीवन से उठाए होते हैं, लेकिन कॉस्मिक लेवल पे, ब्रह्मांड के लेवल पर भी जाते हैं। प्रकृति के वैभव, स्पेक्टेकल उसका बहुत बड़ा बन जाता है। ये तो खैर एक बात है कि इनका जो भी है आवाजाही विधाओं की, एक दूसरे के घर नाटक से संवाद लेकर, कहानी से छोटे छोटे आख्यान लेकर, चित्रकला से छोटे बिंब लेकर, संगीत से छोटी आलापचारी लेकर, ख्याल लेकर, बड़ा ध्रुपद धमार की आहटें लेकर ये कविताएं बढ़ रही। तो इस तरह से जैसे विधाओं की आवाजाही इन कविताओं में है, ऐसे ही हमारे पोरस बाउंड्री पूरे दुनिया में घट गई है। वहां भी चार दीवारें, सीमाएं पार। पहले तो गांव से शहर आते थे हम, अब शहर से विदेश भी जाना पड़ता है। काहे को भेजी विदेश, तो मतलब वो वाली लोक कथा अगर हम लोग गीत उठाएं तो वहां पर इतनी दूर 7 समुंदर पार, जिस इतनी विकट स्थिति में माँ का जाना और प्रकृति का मुंह चढ़ाना और समय के जख्मी। बहुत सुंदर एक पंक्ति थी, अवचेतन पर गिरते हैं संकेतों के फूल। अब अवचेतन पर, भाषा का जो अवचेतन होता है उस पे कितने संकेत गिरते हैं। ये कविताएं इस तरह से बहुत ही मुझे आनंद आया कि अंतरिंग बातचीत की लय में ट्यूलिप के खेतों में होली खेलती अप्सराओं के बाद से लेकर दूर देश में अत्यंत गता होती माँ, और मृत्यु बोध भी इनका, प्रेम और मृत्यु दोनों स्त्री कविता में गलबहियां डाल के चलते हैं। क्योंकि अब इसका बहुत विस्तार मैं अभी इस समय नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि समय का भी हमें देखना है, समय की सीमा। लेकिन जैसे बहनापा होता है ना, वैसे ही स्थान बोध और काल बोध के बीच का है। गलबहियां डाल के अगर चल रहा है, पर्सनल पॉलिटिकल गलबहियां डाल के, तो हम ये भी देखते हैं कि हमारे यहाँ गलबहियां डाल के चल रहे हैं इस तरह के आख्यान और नाटक के छोटे छोटे टुकड़े भी, और मृत्यु बोध और प्रेम का। हृदय में इतना स्नेह भरा है और किस पे लुटाया, जहां मतलब ये तो प्रेम जो है वो, स्नेह तो पात्र नहीं देखता, स्नेह तो कहीं भी किसी से भी
करना ही चाहिए। वो हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से, मेरे पिताजी कहते थे कि जैसे हर चेहरा किसी न किसी एंगल से सुंदर होता ही है। तो फोटोग्राफर सभी जानते हैं कि हर चेहरा किसी न किसी कोण से सुंदर होता है, हर व्यक्ति कहीं न कहीं से प्यार करने लायक होता है। तो इस प्यार करने का मतलब स्नेह वाला, स्नेह तो हम सबसे, ममता कर हम लुटाते ही रहते हैं, स्नेह तो हम करते ही रहते हैं, मगर नए पुरुषों के सामने एक चुनौती है कि वो प्रेम के भी योग्य बने। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, वरना उनको ममता तो मिलती जाएगी, स्नेह तो मिलता जाएगा, मगर टक्कर का प्रेम इसी तरह की संवेदनशीलता, बराबरी की नैतिक कदकाठी विकसित करने पर ही मिलेगी। ध्रुव स्वामिनियों को मैंने पहले भी कहीं कहा था, चंद्रगुप्तों का इंतजार है और ये समाज रामगुप्तों का होकर रह गया है। ये कविताएं इसी तरह के एक नए तरह के विरह बोध की, महादेवी जी ने जिस विरह की क्या जो विरह था, वो भी एक तरह की बाबा की बटुली थी। वो जो एक आदर्श समाज था उनके मन में, स्वाधीनता का जो एक के बाद का जो आदर्श समाज, सविनय अवज्ञा वाला समाज, उसका विरह था उनकी कविताओं में। और ये जो नई लड़कियां हैं, हमारी सिद्ध होती हुई कवयित्रियां हैं, उनमें भी एक खास तरह का विरह है। और वो विरह कैसा है? अपने लायक पुरुष देखने का और एक सम्यक समाज मिलके उसके साथ रचने का, जहां गैर बराबरी नहीं हो, हिंसा नहीं हो और किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं हो। बहुत धैर्य से, बहुत सहिष्णुता से और लगातार संघर्ष करते हुए, मनोवैज्ञानिक संघर्ष करते हुए हमें ये सपने देखने हैं। इंतजार वाली कविता अगर इंदु की कहें तो, इंतजार करता हुआ जो व्यक्ति होता है उसके they also serve who only stand and wait, कहते थे मिल्टन। तो we also are in the same frame of mind, हम लोग उसी तरह से इंतजार में हैं। आस है हमें कि वो सुबह कभी तो आएगी। धन्यवाद अनामिका जी, इतनी गहराई से आपने एक कविता सुनी। और मैं आज ये समझती हूँ कि आज यहाँ जो चारों कवित्रियां हैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली समझ रही हैं कि आपकी एक एक टिप्पणी उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और आपने तो चूंकि पूरे विश्व साहित्य की जो स्त्री कविता है उसका अनुवाद किया है, मैं तो आपका जब काम देखती हूँ तो चकित रह जाती हूँ किस तरह से आप इतना सारा काम कर पाती हैं आलोचना का, और इतनी बारीकी से जो आपने बिंब पकड़े और जो कहा कि कविता इतनी कठिन बिंबों को इन युवा कवित्रियों ने साधा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर आपने मेरी बात मैंने जो आपसे अनुरोध किया था कि मैं आपकी स्त्री कविता सुनना चाहती हूँ, आपकी कविता में मुझे अच्छा लगता है एक शब्द आता है अगरधत, जो तुलसी का जो झोला है उसमें आया। फिर आपकी जो औरतें असल में अपने यहाँ की कई हिंदियां। जी मुझे ये जो लोक के शब्द आते हैं आपकी कविता में, और कविता का कैसे मतलब अर्थवत्ता उसकी बढ़ जाती है, इतना सौंदर्य इसमें फूट पड़ता है कि क्या बताऊं। तो आप एक कविता मुझे जरूर सुनाएं। और मैं जो हमारे दर्शक मैं चाहूंगी कि यदि आप अनामिका जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछे। यहाँ पर अनामिका जी मैं बताना चाहूंगी कि आपको सुनने के लिए हिंदी के कवि अशोक शाह जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि आपके बिहार से ही हैं और हिंदी के प्रतिष्ठित कवि हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर शैलजा सक्सेना जी हैं, नलिन रंजन सिंह जी हैं। तो मैं सबको धन्यवाद देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि यदि कोई श्रोता आपसे पूछना चाहे, पर आपकी कविता सुने बिना मैं आपको जाने नहीं दूंगी। स्त्रियां, पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज, बच्चों की फटी कॉपियों का, चना जोर गरम के लिफाफे बनाने के पहले। देखा गया हमको जैसे कि कुफ्त हो उम्मीदें, देखी जाती है
कलाई घड़ी, अलस सुबह अलार्म बजने के बाद, सुना गया हमको यूं ही उड़ते मन से, जैसे सुने जाते फिल्मी गाने, ठसा सस्ते कैचों पर, ठसा ठस ठुसी हुई बस में, भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। देखो तो ऐसे जैसे ठिठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग, सुन में अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। इतना सुना था कि अधर में लटकती हुई एक अदृश्य टहनी से टिड्डियां उड़ी और रंगीन अफवाहें चीखती हुई ची ची, दुष्चरित्र महिलाएं किन्हीं सरपरस्तों के दम पर फूली फैली अगर धत्त जंगली लताएं, खाती पीती सुख से ऊबी और बेकार बेचैन आवारा महिलाओं का ही शगल है ये कहानियां और कविताएं। फिर ये इन्होंने थोड़े ही लिखी हैं, कनखियां इशारे फिर कनखी, बाकी कहानी बस कनखी है। हे परम पिताओं परम पुरुषों, बख्शो बख्शो अब हमें बख्शो। बहुत सुंदर अनामिका जी, बहुत सुंदर कविता, ये मेरी पसंद की कविता है आपकी। और मैं अब ललित मोहन जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। ललित मोहन जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। और यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं प्रोफेसर अरुण मिश्र जी जो हिंदी के प्रोफेसर हैं। नंदिता जी, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। ललित जी। मेरी बारी तो नहीं है, पर मैं बहुत बहुत विभूत हुआ आज सभी कवियों को सुनकर और अनामिका जी की कविता को सुनकर भी। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा अनामिका अनु, इंदु सिंह, उपासना झा और तिथि को। बहुत अच्छा, बहुत ही प्रभावी और बहुत छूने वाली कविताएं हैं और महसूस होता है कि ये पीढ़ी कितनी संवेदनशील होकर के यथार्थ के साथ बहुत ही एक तरह से सिंबॉलिकल ढंग से बहुत ही गहरी बातें कह रही हैं। मैं बस एक सवाल आपसे करना चाहूंगा अनामिका जी, कि आप अंग्रेजी की प्राध्यापका रही हैं और आप इतनी प्रतिष्ठित कवि हैं हिंदी की, तो आपने हिंदी में लिखने का कैसे सोचा? क्या आपको ये नहीं लगा कि आपको अंग्रेजी में लिखना चाहिए? नहीं नहीं, मातृभाषा मेरी हिंदी थी, मेरी परिवेश की भाषा हिंदी थी, मेरे माता पिता हिंदी के लेखक थे, तो मुझे तो जिनसे बात करनी थी परिवेश वो हिंदी वाला था, तो मुझे तो जो भाषा समझते थे मेरे परिवेश के लोग उसी में बातचीत करनी थी, क्योंकि मैं तो गपशप करने निकली थी और गपशप की भाषा हृदय की भाषा, सपनों की भाषा मातृभाषा ही हो सकती थी मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और स्मृति जी, अब आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और जैसे आप चाहें। अब मैं मंच आपको सौंपती हूँ। तो सानिध्य के अध्यक्ष शिवकांत जी को मैं आमंत्रित करूंगी कि वे आभार व्यक्त करेंगे। धन्यवाद स्मृति जी। अच्छा ही हुआ कि अनामिका जी ने हिंदी में लिखने का फैसला किया। बच्चन जी अगर हिंदी में नहीं लिखते और अनामिका जी हिंदी में नहीं लिखती तो हम कहीं के नहीं रहते। हिंदी जो है वो काफी उस मामले में बहुत कुछ खो देती, तो ये हमारा सौभाग्य है। अनामिका जी और भामती की चारों बेटियों की
12 कविताएं सुनने के बाद मैं समझता हूँ मेरे लिए कहने को बहुत कुछ बचता नहीं है। उन कविताओं को इतनी अच्छी तरह से ग्राह्य बनाया है अनामिका जी ने, जैसे कोई चित्र को, बने बनाए चित्र को बिल्कुल उखेड़ कर और चित्रपट से लेकर के एक एक ब्रश के स्ट्रोक चित्ररेखा से लेकर के अलग अलग करके दिखा दे कि चित्र कैसे बना है। लगभग उसी तरह से कविताएं समझाई जो बड़ी अच्छी तरह से हमें समझ में आई। और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ अनामिका जी की कि जो विषय का परिचित पहलू है उसके अपरिचित पहलू को स्पष्ट करना, उसके अपरिचित पहलू को दिखाना कविता की एक बड़ी शक्ति होती है। कालिदास इससे भी 2 कदम आगे चले गए थे। कविता या सुंदरता की परिभाषा देते देते उनका कहना ये था, क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीयताया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो न केवल परिचित का अपरिचित चेहरा, बल्कि जो चेहरा एक बार दिखा दिया, चाहे वो चित्रकार का चित्र हो, चाहे वो सुंदर व्यक्ति का सौंदर्य हो, और चाहे वो कविता हो कवि की, उसको जब हम हर देश काल में हर बार देखें, पढ़ें, सुने तो हमें एक नई अनुभूति हो। यही उसकी शक्ति होती है, यही नवीनता है, यही सौंदर्य की परिभाषा है। बहरहाल आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। मैं बहुत समय निकल गया है और समय बड़े अच्छे जिसे कहते हैं सानिध्य में निकला है, तो इसका हमें कोई अफसोस नहीं है। काश के इस तरह की गोष्ठियां और हों, बराबर हों। इस दुर्गम समय में, ऐसे समय में जबकि हम सब एक तरह से नजरबंद हैं अपने अपने घरों में, इस तरह का साहचर्य होना बहुत दुर्लभ है, बहुत अच्छा है। उसी से जुड़ी मुझे एक कविता ध्यान में आ रही है। एमिली डिकिंसन की कविता है, बहुत प्रसिद्ध कविता है, अनामिका जी जानती होंगी। होप इज द थिंग विद फेदर्स। और अगर मैं उसका अनुवाद करूं, 130 साल पहले, मुझे लगता है मई में ही प्रकाशित हुई थी, 1891 में ये कविता। उनकी शुरू की आरंभिक कविताओं में से एक है। एमिली डिकिंसन जब अपने जीवन काल में इतनी अमेरिकी कवयित्री थी, अपने जीवन काल में उनको इतनी प्रतिष्ठा नहीं मिली, लेकिन आज अगर हम चोटी की कवयित्रियों का नाम लें तो एमिली डिकिंसन का नाम सब काफी ऊपर आता है। तो कविता की पंक्तियों का अनुवाद कुछ ऐसा होगा, आशा उस गौरैया का नाम है जो हमारी आत्मा में बसती है और लगाती है निशब्द तान और कभी थमती नहीं है। वाह। मधुरतम लगती है प्रचंड हवाओं में, और तब जब तूफान भी सामने हो, नहीं कर पाता नन्ही गौरैया को पस्त, जिसने बांटी है सब में गर्मजोशियां। मैंने सुना है बर्फीले इलाकों में उसे, और सुना है अनजाने समंदर में उसे, फिर भी कभी घोर विपत्ति में भी मांगा नहीं कुछ भी उसने मुझसे। बहुत अच्छा, बहुत तो निराशा के इस माहौल में मुझे लगा आशा जगाने वाली इससे बेहतर कोई कविता नहीं हो सकती। तो एमिली डिकिंसन की इसी कविता के साथ सबका, खासकर भामती की चारों बेटियों का अनामिका जी का और स्मृति जी का इतना अच्छा संचालन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद आप सबका कि आप सबने इतने मनोयोग से हम सबको सुना। और ललित तो धन्यवाद के पात्र हैं ही, उनका ये सारा समायोजन है। तो मैं इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।